गाइस, आपको मेरे चैनल पे वेलकम है। मैं एजुकेशन बाबा और ऋषभ कुमार। मेरा ये सेकेंड वीडियो है आप लोग के बारे में। हम लोगों ने पिछले वीडियो में कुछ डिस्कस किए थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। अब आज हम लोग ये टॉपिक लिए हैं और इसे ही स्टार्ट करते। आइए इस टॉपिक को देखते हैं। हमारा टॉपिक का नाम है द फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। हमारा जो फ्रेंच सोसाइटी था 18th सेंचुरी में कैसा था, हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आप लोग देखते रहिएगा, मिस्टेक नहीं करिएगा थोड़ा भी, और एक लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। मेरी यही आप लोग से दुआ है। आइए देखते हैं। इन 1774 लुइस सिक्सटीन the Bourbon family of King ascended the throne of France। 1774 में लुइस 16वां जो था वो एक बर्बर फैमिली का राजा था। मिस उसके परिवार में सब राजा ही बनते हैं, तो ये भी राजा बना। इनके दादा लुइस 14वां भी बने, इनके पिताजी लुइस 15वां भी बने। अब ये बने हैं 1774 में। ही वॉज 20 years old and married to the Austrian princess Mary Antonia। ये जब 20 साल के हुए तभी इनने शादी कर लिया ऑस्ट्रियन प्रिंस से, जिनका नाम था मेरी एंटोनिया। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये हमारे काम भी आ सकते हैं। रुकिए, मैं आप लोग को लगा देता हूँ। ये वाला लाइन आप लोग याद कर लीजिएगा। मैं रुकिए 1 मिनट। ये जो है ना, ये वाला 1 मिनट। ये वाला जो है, ये यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद ये आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, अपॉन दिस एसेशन द न्यू किंग फाउंडेड एंड ट्रेजरी लॉन्ग ईयर्स ऑफ वार हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। जब ये नए नए राजा बने ना, तो इनके पास संपत्ति नहीं था। राजकोष में जो पैसा रहता है वो इनके पास नहीं था। तो लंबे समय तक जो लड़ाई हुआ उनमें इनको कुछ पैसे की जो ज़रूरत पड़ी और फ्रांस को देने के लिए, तो इसीलिए उनका कुछ पैसे की कमी हो गई। एडेड टू दिस वार वाज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एंड एक्सट्रेवेंट कोर्ट ऑफ इमेजिनरी प्लेसेस ऑफ वर्साइल्स। तो उसी में ये जो अपना पैसा लगाया ना, तो उनको मेंटेनिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा ही एक्स्ट्रा पैसा लगने लगा। इसी कारण से रिलायंस में युद्ध हुआ था, इसी कारण से इनको कम हो गया था। अंडर लुइस 16 जब आए राजा में, फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन। जब ये आए ना, तो इनने ना फ्रांस ना मदद किया अमेरिका के 30 कॉलोनी। अमेरिका के जो 30 कॉलोनी थे ना, 13 कॉलोनी, उनको इनने मदद किया बस ऊपर उठने के लिए, और इन्हें अपना स्वतंत्र कर दिया। इन्हें ब्रिटेन के गुलाम नहीं रहने दी। इन्हीं में इनके कुछ खर्च लगे रुपए, इन्हीं के कारण के कम हो गया। द वार एडेड मोर देन a billion livres to be debate that had already risen to more than 2 billion livres। आपका जो ये टर्म आया है ये लाइवर वाला, ये लाइवर्स का मीनिंग होता है कि वो फ्रांस का करेंसी है। फ्रांस में लाइवर्स करेंसी है। जैसे अपने यहाँ बुलाता है ना पैसा, रुपी, से वहाँ पे लाइवर्स है। जो 2 बिलियन लाइवर्स उनको देने पड़े उसमें। लेंडर्स हु गेव दैट स्टेट क्रेडिट नो बिगेन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन्स। तो उन लोगों ने जो ज़मीन जो जिनके पास था, उनको इन लोगों ने अथी कर दिया कि 10% लोन को देना पड़ेगा। सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वाज ओब्लाइज टू स्पेंड एंड इंक्रीजेस परसेंटेज ऑफ इट्स बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट लोन। तो पहले तो लोग 10% दिया करते थे, तब इन लोगों ने सोचा कि
था बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे तो कमी हो जाएगा। फिर उन लोगों ने उनके बजट से एक्स्ट्रा ही बढ़ा दिया। टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस such as the cost of maintaining an army to court, running government offices or universities, the state was forced to increase taxes। तो इन लोगों को तो आर्मी को, कोर्ट को, सरकारी गवर्नमेंट को, यूनिवर्सिटी ये लोग चलाया करते थे। फ्रांस के जो लुई 16 थे, तो अब इन्हें मेंटेन तो करना पड़ेगा, फ्री में तो नहीं हो सकता है। तो इसी के लिए मेंटेन करने के लिए क्या करें, तो इन लोगों ने क्या किया, बढ़ा दिया, कर को बढ़ा दिया, पैसा भी बढ़ा दिया। जैसे अपने यहाँ के से जब पैसा की कमी पड़ती है तो सब्जी का दाम बढ़ जाता है और भी कई सामान का, वैसे यहाँ पर भी दाम बढ़ा दिया। एट इवन दिस मेजर वुड नॉट हैव सफिसाइड, ये एक अच्छा डिसीजन नहीं था। फ्रेंच सोसाइटी इज द 18th सेंचुरी वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट। 18वीं सदी में फ्रांस सोसाइटी ने 3 भागों में बटी हुई थी। हेड ओनली मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट पेड टैक्स, तो जो तीसरा जो था ना, ये पद, इसमें किसान लोग सब आया करते थे, बस उन्हें ही इसमें रखा गया था। तो ये जो थी फर्स्ट और सेकेंड, इन्हें नहीं पेड करना पड़ता था, ये लोग अपने मौज से रहा करते थे। यही था यहाँ पे कारण। और आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट स्टेट जिसमें क्लर्जी आया करते थे, ये सेकेंड स्टेट जिसमें नोबिलिटी आया करते थे, क्लर्जी में आया करते थे, पंडित लोग नोबिलिटी में आए थे, और भी बड़े बड़े लोग सब। थर्ड स्टेट में बिजनेसमैन ये सब आया करते थे। तो एनसीईआरटी के बुक में सब कुछ मिल जाएगा देखने के लिए। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते थे। द सोसाइटी ऑफ ई स्टेट्स वाज अ पार्ट ऑफ feudal system that dated back to the मिडिल स्टेजेस। तो ये जो ई स्टेट के जो पार्ट सब थे ना, इन्हें में से बांटा गया था एज के हिसाब से। देन टर्म ओल्ड रिजाइम इट यूजुअली यूज टू डिस्क्राइब द सोसाइटी ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस बिफोर 1789। ये 1789 से पहले ही से थे। फिगर 2, जो ये वाला हमारा फिगर है, मैं आप लोगों को दिखला देता हूँ। ये वाला जो फिगर है, यही है फिगर 2, जिसके बारे में चर्चा यहाँ पे की गई है। सो हाउ द सिस्टम्स ऑफ स्टेट्स इन फ्रांस सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज्ड, पीसेंट मेड अप अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशन। 90% जो आबादी थी सबसे ज़्यादा किसानों की थी, लेबरों की थी और सर्वेंट्स लोग की थी, नौकर लोग की थी। However, only a small number of them owned the land they cultivated। उसमें ना बहुत छोटे लैंड के ओनर रहा करते थे, जो इस पे खेती करवाया करते थे। About 60% ऑफ द लैंड वाज ओन्ड बाय नोबेल्स। इसमें 60% जब जमीन थे वो मिस नोबेल्स लोगों के पास थे। नोबेल्स लोगों, द नोबेल्स, द चर्च एंड अदर रिच मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट। जो भी थर्ड स्टेट में भी जो आदमी बहुत ज़्यादा अमीर था, वो इस 60% में से रखे हुए थे। उसके बाद फिर चर्च में मिस था, चर्च जो आप लोग जानते ही है, जिसमें क्रिश्चियन का अथी माना जाता है। उसके बाद नोबेल्स मिस बड़े बड़े जो लोग थे। तो द मेंबर ऑफ द फर्स्ट 2 स्टेट that is the clergy एंड द नोबिलिटी। तो इसमें से दो मेंबर थे, जिसमें से फर्स्ट थे क्लर्जी, जिन्हें ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वेस्टेड विथ स्पेशल फंक्शंस इन द चर्च। तो क्लर्जी उन्हें कहा जाता था जिन लोगों को चर्च का काम संभालने को दिया जाता था, उन्हें क्लर्जी कहा जाता था। The and the nobility enjoying certain privilege by birth। वो लोग बचपन यही से इसमें रहते थे, एंजॉय करते थे, इन्हें न कोई का काम न कोई धंधा। The most important of these was exception for paying taxes the state। इन लोगों सबसे महत्वपूर्ण था ये था कि इन्हें टैक्स ही पे नहीं करना पड़ता था, बल्कि जो गरीब था उन्हें नहीं टैक्स पे करना चाहिए था, बल्कि जो अमीर थे उन्हें नहीं टैक्स पे करना चाहिए था। यही है मुख्य कारण। द नोवेल्स फर्दर इंजॉइंग फ्यूडली प्रिविलेज। वो बहुत अच्छे से इंजॉय करते थे अपना ज़िंदगी, ना कोई टेंशन ना कोई कुछ।
These included feudal dues with the extraction of the peasants. वो किसानों से ज़बरदस्ती पैसा लिया करते, किसानों से उसमें खेती करवाते थे, उनके उनसे कुछ कुछ पैसा वैसा लेते थे। Peasants were obliged to render services to the lord, to work in his house and fields, to serve in the army or the participate in the building roads. तो किसान लोगों को रेंडर लोग सब अपने यहाँ पे काम करवाने के रखते थे और किसान लोग भी इन्हें अपने भगवान के समान मानते थे, भगवान का काम मानते थे। वो इनके घर, उनके खेत में काम किया करते थे और भी इन द आर्मी टू वो आर्मी का काम करते थे और द पार्टिसिपेट इन बिल्डिंग रोड्स, और बिल्डिंग रोड्स था उसमें भी ये लोग पार्टिसिपेट किया करते थे। उसके बाद द चर्च टू एस्टिमेट इट्स शेयर ऑफ टैक्सेस को टाइटेंस फॉर द पीसेंट्स, टाइटेंस और टैक्स लेवर्ड बाय चर्च कंप्रेसिंग 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ये जो है आपका, एक मिनट आपको मैं दिखलाता हूँ। यहाँ पे इसका अर्थ दिया हुआ था, पूछेंगे सर किसका अर्थ दिया हुआ, टाइटेंथ इसका अर्थ दिया हुआ है, इसका अर्थ नहीं दिया हुआ है, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं और एक बार और आपसे को हम दिखला देते हैं। ये इसका अर्थ दिया हुआ है, देख लिए। इसी का दिया हुआ, तो इसमें बताया जाता था कि इन लोगों को ना जितना वो लोग मीन्स उनका प्रोडक्शन होता था, जितना भी वो लोग कमाते उसमें से 10% ने इन लोगों ना चर्च को देते थे। वहाँ पर का रूल था, फाइनली ऑल मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट टू पे टैक्सेस टू द स्टेट। लेकिन फाइनली यही हुआ कि जितने भी थर्ड स्टेट के लोग थे ना, जितने भी आपको ये लोग थे, ये सबको फाइनली इन सारे लोगों को टैक्स पे करना पड़ता था स्टेट को। These included a direct tax called टेली, टैक्स टू पे डायरेक्टली ऑफ स्टेट। इसमें ना दो तरह का था, एक होता टेली, कितने को ना टेली टैक्स के सीधे डायरेक्टली सीधे स्टेट को देना पड़ता था। हाँ, तो एंड अ नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स विच इज लेवर्ड ऑन आर्टिकल्स ऑफ एवरीडे कंजप्शन लाइक सॉल्ट और टमाको। और इनडायरेक्ट टैक्स उन्हें कहते थे, टैक्स इन्हें कहते थे टेली, जिसमें सरकार को पैसा ही सीधे देने पड़ता था। इसमें आपको कहते, इसमें सरकार को नमक, तंबाकू, खैनी, काजू खेते थे वो, और भी अन्य प्रकार के जितने भी प्रोडक्शन लोग करते थे वो इन्हें देना पड़ता था। उनका जो कंजप्शन होता था उसमें 10%। The burden of financing activities of the state through taxes was borne by the third estate alone। तो उस बर्डन फाइनेंस उसमें ना ये मिस एक्टिविटी था कि फाइनेंस के लिए थर्ड स्टेट को मतलब टैक्स मीन्स हम कभी भी उन्हें टैक्स से फ्री नहीं किया जाता। थैंक यू बच्चों, आप लोगों ने देखा। मुझे आशा है कि आप लोग सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। अगली वीडियो में मिलते हैं।